I'm audible as well as visible, so let's start with the revision. So till yesterday, we completed the detailed revision of the complete Indian Contract Act, Companies Act 2013, and we also did the revision of the first 2 units of the Sale of Goods Act. Now today, we will continue with the revision, and आज का agenda रहेगा, हम यूनिट नंबर 3 और 4, किसमें प्रॉब्लम है? कम है या ज़्यादा है? कम करना है क्या? बोलती हूँ उसको. यूनिट नंबर 3 और 4 सेल ऑफ गुड्स एक्ट का रिविजन आज होने वाला है. अलॉन्ग विद दैट, अगर समय मिले, वी विल ऑल्सो स्टार्ट विद द रिविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. माइक नहीं जमता है. ओके. चलो, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी. क्लासरूम की आवाज कम कर दे. आप लोग मुझे बता सकते हो गुड्स जो होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं? गुड्स के 3. व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ गुड्स? एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टेंजेंट गुड्स. अब यही जो गुड्स होती है, इनकी प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है. एग्जिस्टिंग गुड्स के भी 3 टाइप्स होते हैं. कैन यू ऑल टेल मी द 3 टाइप्स? स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स. अब यही गुड्स की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. बिकॉज द ओनर ऑफ द गुड्स विल बेयर द रिस्क एसोसिएटेड विद द गुड्स. आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है फ्रॉम द सेलर टू द बायर, गुड्स को कल जाके कुछ भी नुकसान होता है तो ये नुकसान कौन बेयर करेगा? बायर बेयर करेगा. बट अगर पोजेशन ही ट्रांसफर हुआ है बट ओनरशिप अभी भी गुड्स की सेलर के पास ही है, और गुड्स को अगर नुकसान होता है तो फिर इन गुड्स का नुकसान जो है वो हमारा सेलर बेयर करता है. So it is very important to understand who is the owner of the goods, और इसी के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होती है. क्योंकि जो गुड्स का ओनर होता है वही गुड्स से एसोसिएटेड रिस्क को बेयर करता है. जो गुड्स का ओनर होता है उसी से एसोसिएटेड रिस्क को बेयर करता है. This is not the first lecture of CA Foundation. This is the revision batches that is going on for May 2022 students. Okay? चलो, जब आपके गुड्स स्पेसिफिक गुड्स होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक गुड्स? बोलो तो. दोज गुड्स विच आर एग्जिस्टिंग एंड दे आर आइडेंटिफाइड at the time of the contract of sale. Wonderful. स्पेसिफिक गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? स्पेसिफिक गुड्स की ओनरशिप तब ट्रांसफर होती है जब पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इंटेंडेड दैट द ओनरशिप शुड नाउ बी ट्रांसफर्ड. गुड्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अलॉन्ग विद दैट हमने गुड्स को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया है. तो जैसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते से ही गुड्स की ओनरशिप भी फ्रॉम द सेलर टू द बायर ट्रांसफर हो जाती है. अगर आपके गुड्स स्पेसिफिक गुड्स है एंड दे आर इन अ डिलीवरेबल स्टेट,
डिलीवरेबल स्टेट। तो ऐसी गुड्स की ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? गुड्स स्पेसिफिक गुड्स है और ये गुड्स जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में है। जैसे कि मैंने आपको कहा मेरे को ये वाटर बॉटल चाहिए, ये गुड्स एग्जिस्टिंग है, स्पेसिफिक है, डिलीवरेबल स्टेट में है, इमीडिएट बेसिस पे क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी? अगर कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसको डिलीवरेबल स्टेट में डालना है, गुड्स स्पेसिफिक तो है बट दे हैव टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। जैसे कि मैंने आपको कहा था मेरे को से 5 kg चावल दीजिए, तो अब 5 kg का अब उसको क्या करना पड़ेगा? चावल को पैक करना पड़ेगा इन सम जूट बैग और समथिंग लाइक दैट। सो दे हैव टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। तो जैसे ही डिलीवरेबल स्टेट में सेलर इन गुड्स को डालता है और बायर को इस बारे में बताता है, तभी गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होती है। थर्ड केस, गुड्स स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है बट अभी तक हमने उसका प्राइस असर्टेन नहीं किया है। जैसे कि आई वेंट टू बाय अ डायमंड का ब्रेसलेट या तो गोल्ड का ब्रेसलेट, वो गोल्ड का ब्रेसलेट मेरे को पसंद आ गया, वो गुड्स स्पेसिफिक गुड्स है, एग्जिस्टिंग गुड्स है और वो डिलीवरेबल स्टेट में भी है बट अभी तक उसका प्राइस असर्टेन नहीं हुआ है क्योंकि हर रोज सोने का दाम बढ़ता है या घटता है, बेसिकली चेंज होते रहता है। तो जैसे ही सेलर पहले प्राइस असर्टेन करता है, प्राइस असर्टेन करने के बाद बायर को उस बारे में बताता है, उसी के बाद इन गुड्स की ओनरशिप सेलर से बायर को ट्रांसफर होती है। अनअसर्टेन गुड्स जब तक असर्टेन नहीं होते तब तक इन गुड्स का सेल नहीं हो सकता। तो पहली बात तो आपको आपके अनअसर्टेन गुड्स को असर्टेन करना होगा और उसी के बाद इन गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट, गुड्स दैट यू हैव सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। अब मुझे बताओ, सपोज मैंने आपको 100 चेयर्स दी, चेयर्स, और मैंने कहा या तो आप ये चेयर्स को बेच दो या तो आप ये चेयर्स को मुझे रिटर्न कर दो। ये चेयर्स का पोजेशन मैंने आज आपको दिया, ये चेयर्स का आज मैंने आपको पोजेशन दिया है। क्या अभी आप तुरंत गुड्स के ओनर बन गए? यू हैव ओनली बिकम द पोजेसर ऑफ द गुड्स। कब माना जाएगा आप ये गुड्स के ओनर बनोगे? बोलो। वेरी गुड। सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट, जब आप ये गुड्स को किसी और को बेचते हो तो ऐसा माना जाएगा जैसे कि पहले मैंने अपनी ओनरशिप आपको ट्रांसफर की है, फिर आपने अपनी ओनरशिप वो दूसरे बंदे को ट्रांसफर की है। अरे हाँ है ना? फिर आपने ऐसी कुछ हरकत की है उन शेयर्स के साथ which shows that you have accepted the ownership। जैसे कि आपने उन गुड्स को प्लेज कर दिया। क्या कर दिया आपने? उन गुड्स को प्लेज कर दिया। तब प्लेज तो ओनर ही कर सकता है, मतलब आपने ओनरशिप एक्सेप्ट कर ली है। या तो हर बार कॉम्प्लिकेट क्यों करे? आपने एक्चुअली बताया है कि मैम नाउ वी वांट टू ओन द चेयर्स, we will make the payment for the same. So basically you have signified your approval for becoming the owner of those chairs। हाँ, तो आपने आपका अप्रूवल सिग्निफाई किया है, आपने वो गुड्स को किसी और को बेचा है, या तो आपने ऐसी कोई हरकत करी है जो ये बताती है कि आपने गुड्स के ओनरशिप को एक्सेप्ट कर दिया है। या तो मैंने आपको चेयर महीने भर के लिए दी थी और कहा था महीने भर तक आपको जितनी चेयर्स आप बेच सकते हो आप बेचो, अगर आप सेल नहीं कर सकते हो रिटर्न इट टू मी। महीना हो गया फिर भी आपने वो चेयर्स मुझे रिटर्न नहीं की, रीजनेबल समय के बाद भी आपने गुड्स का पोजेशन अपने पास ही रखा, तो आई कैन प्रिज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड द ओनरशिप ऑफ द गुड्स। यस और नो गुड? यस और नो गाइस? कुछ बोल के दिमाग में वही चल रहा है। नेक्स्ट, सेल फॉर कैश ओनली। ये सिस्टम कोई बता सकता है क्या होता है? सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न बेसिस, इसको क्या कहते हैं? मतलब क्या होता है यहाँ पे? ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? कैश देने के बाद ही
ओनरशिप ट्रांसफर होती है, अदरवाइज सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आई गेव यू सम गुड्स, जब तक आप ये गुड्स का मेरे को पेमेंट नहीं दोगे तब तक आप गुड्स के ओनर नहीं बनोगे। ओनली आफ्टर आई गेट द पेमेंट फॉर द गुड्स you will become the owner, that is the ownership will get transferred from me to you. Yes or no guys? Risk prima facie passes with the property. So basically जो goods का owner है वही गुड्स के रिस्क को बेयर करता है, जो गुड्स का ओनर है वही गुड्स के रिस्क को बेयर करता है। सो बेसिकली रिस्क फॉलोज द ओनरशिप, रिस्क फॉलोज द ओनरशिप। प्राइमा फेसी माय डियर फ्रेंड्स, जो गुड्स का ओनर होता है वही रिस्क को बेयर करता है। तो अगर सेलर ओनर है, सेलर गुड्स से एसोसिएटेड रिस्क को बेयर करेगा, और अगर बायर ओनर है बायर इस रिस्क को बेयर करेगा। बट नाउ यही जनरल रूल के दो एक्सेप्शंस हैं, यही जनरल रूल के दो एक्सेप्शंस है। गुड्स की डिलीवरी में डिले हो गया बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द सेलर और द फॉल्ट ऑफ द बायर, तो जिसकी गलती है वही गुड्स के नुकसान को बेयर करेगा। यहां पे क्या हुआ है, देयर इज अ डिले इन द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, either because of the mistake of the buyer or the mistake of the seller. जिसने गलती की है वही सजा को भुगतेगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि चाहे गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है या नहीं हुई है, फिर भी वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो गुड्स का रिस्क बेयर करेगा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है क्या आप उसी को फॉलो करोगे? सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज अ जनरल लॉ, यू विल रिफर टू द एक्ट ओनली इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड। यस और नो गाइस? जनरल रूल कहता है अगर आप गुड्स के ओनर हो तो ही आप ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो। अगर मैं कोई गुड्स की ओनर नहीं हूं, जैसे कि आपका मोबाइल फोन, क्या मैं किसी और को बेच सकती हूँ? आपका मोबाइल फोन क्या मैं किसी और को बेच सकती हूँ? नहीं। बट क्या मैं अपना फोन किसी और को बेच सकती हूँ? वाई? क्योंकि मैं ये गुड्स की ओनर हूं। हाँ, तो अगर आप ओनर हो तो ही आप गुड्स को बेच सकते हो। जनरल रूल कहता है नॉन ओनर गुड्स को बेच नहीं सकता। अगर नॉन ओनर ने गुड्स को बेच भी दिया, बोनाफाइड टाइटल वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। बट आप जानते हो वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो। इसी जनरल रूल के है कुछ एक्सेप्शंस। सबसे पहला इज अ सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। अ सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट, आप जानते हो वो सिर्फ गुड्स का पोजेसर होता है, वो तो गुड्स को बेचता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, बट दो एजेंट इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स, ही कैन मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स। जॉइंट ओनर्स से फॉर एग्जाम्पल अगर 100 शेयर्स है इन्फोसिस के जो सर ने और मैंने जॉइंट नाम में खरीदे हैं, तो अकेली ओनर मैं नहीं हूं या अकेले ओनर सर नहीं है, वी आर द जॉइंट ओनर्स ऑफ दो शेयर्स। बट सर की परमिशन लेके मैं सारे के सारे शेयर्स किसी और को बेच सकती हूँ। यस और नो गाइस? सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? एबल टू बी वॉइड। तो अब देखो, अग्रीव पार्टी ने अगर एक्शन लिया तो ही तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है ना, अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है मतलब मैं गुड्स की ओनर बन गई हूं, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं हुआ है, आई विल बी इन अ पोजिशन टू सेल द गुड्स टू एनीवन एल्स, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मतलब ये गुड्स मेरे हैं, और अगर ये गुड्स मेरे हैं, मेरे को जो करना है मैं ये गुड्स के साथ कर सकती हूँ। चैरिटी में दे सकती हूँ, गिफ्ट में दे सकती हूँ, डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, किसी और को भी मैं कॉन्ट्रैक्ट इन गुड्स को बेच सकती हूँ। यस और नो गाइस?
नेक्स्ट, सेल बाय वन हु इज ऑलरेडी द गुड्स आर सोल्ड बट ही कंटिन्यूज इन पोजेशन देयर ऑफ. सेलर ने गुड्स को ऑलरेडी किसी और को बेच दिया है. सेलर ने गुड्स को ऑलरेडी किसी और को, बट सेलर के पास अभी तक क्या गुड्स का पोजेशन है, तो वो गुड्स को किसी और को बेच सकता है, प्रोवाइडेड जो गुड्स उसने बेचे थे, सेम क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, ब्रांड, वो ओरिजिनल ओनर को दे रहा है. यस और नो गाइस? वैसे ही उल्टा, आपको गुड्स का पोजेशन मिला है बट अभी तक आपके पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तब भी आप गुड्स को सेल कर सकते हो, प्लेज कर सकते हो या डिस्पोज कर सकते हो विद द कंसेंट ऑफ द सेलर, विद द कंसेंट ऑफ द कभी कभार अगर आप किसी के सामने बोलते हो कि मैं ये गुड्स की ओनर हूं, जबकि आप इन गुड्स के ओनर नहीं होते हो, और रियल ओनर कीप्स हिज माउथ शट, लेटर ऑन अगर मैं गुड्स को बेच देती हूँ और थर्ड पार्टी बिलीव करता है कि मैं ये गुड्स की ओनर हूँ, देन द लॉ मेकर्स विल स्टॉप मी इफ आई डू नॉट सेल द गुड्स लेटर ऑन. अब मैं ये गुड्स बेचूंगी और ट्रू ओनर कुछ नहीं कर पाएगा. अगर उसको बोलना था, उसको तभी बोलना चाहिए था जब मैंने झूठी झूठी बातें बोली कि मैं गुड्स की ओनर हूँ. हाँ या ना? सेल बाय एन अनपेड सेलर, सेल बाय एन, अगला यूनिट है, हु इज एन अनपेड सेलर? कैश सेल्स किया है, कैश नहीं मिला है. क्रेडिट सेल्स किया है, क्रेडिट पीरियड खत्म हो चुका है, फिर भी पेमेंट, हाँ या ना, या आधा पेमेंट मिला है, ऐसे सेलर को क्या कहते हैं? अनपेड सेलर. अनपेड सेलर क्या कर सकता है? गुड्स को बेच सकता है. राइट ऑफ रीसेल होता है टू एन अनपेड सेलर. एंड लास्ट इज सेल अंडर द प्रोविजंस ऑफ अदर एक्ट्स, जैसे कि ऑफिशियल अजाइनी, लिक्विडेटर, पॉनी, प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स को बेच सकते हैं, दो दे आर नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स. सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3. अच्छा बचा हुआ है, सॉरी. डिलीवरी का क्या मतलब होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. डिलीवरी के 3 टाइप्स बताओ. एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. गुड्स जहां थे अभी भी वही है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. एक्चुअली गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर करना, एक्चुअल डिलीवरी. और ऐसी कोई हरकत करना विच इज अ सिंबल कि आपने गुड्स को ट्रांसफर किया है, इज नोन एज अ symbolic delivery. Usually payment and delivery are concurrent conditions. मैं चिप्स का पैकेट लूँगी, 10 रुपये दूंगी. मैं चिप्स का पैकेट लूँगी और 10 रुपये दे दूंगी, हाँ है ना? बट अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली कुछ ऑर्डर दिया है, क्या उसी ऑर्डर में डिलीवरी या पेमेंट दिया जाएगा या लिया जाएगा, हाँ है ना? अगर आपने पार्ट डिलीवरी की है बट द रिमेनिंग पार्ट इज इन प्रोसेस, तो ऐसा माना जाएगा जैसे ही पहला पार्ट मिला है कि आपको पूरे के पूरे गुड्स की डिलीवरी मिल चुकी है, हाँ या ना? जैसे ही बायर गुड्स की डिलीवरी डिमांड करेगा, सेलर विल बी बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर. प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ होती है? जहां कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है. अगर कॉन्ट्रैक्ट चुप है तो रीजनेबल प्लेस. व्हाट इज द टाइम ऑफ डिलीवरी? जो कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है. अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है तो रीजनेबल टाइम. यस और नो गाइस? अगर आप डिलीवरी अटेम्प्ट भी करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब टेंडर ऑफ डिलीवरी, तो भी आपका अटेम्प्ट जो रहता है डिलीवरी का वो होना चाहिए ड्यूरिंग रीजनेबल आवर्स, हाँ या ना? तो ऐसा तो नहीं हो सकता है गुड्स की डिलीवरी के लिए आप रात के 12 बजे आ रहे हो,
सुबह के 5 बजे आ रहे हो, ऐसे समय पे आप गुड्स की डिलीवरी लेकर नहीं आ सकते। अगर रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हो चुकी है, रॉन्ग क्वांटिटी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ज़्यादा अगर हो गए, ज़्यादा ज़्यादा, तो आप क्या कर सकते हो? या तो पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर दो, या तो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दो, या तो जितना डिमांड किया था उतना एक्सेप्ट करो और बाकी का रिजेक्ट कर दो। लेसर क्वांटिटी आई है तो क्या होगा? क्या होगा? पूरा का पूरा एक्सेप्ट करो या तो फिर पूरा का पूरा रिजेक्ट करो। हाँ या ना? यही गुड्स को वापस लेने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बायर की या सेलर की? सेलर की, क्योंकि सेलर की गलती है। क्या वही खर्चा उठाएगा? अगर गुड्स में डिटोरिएशन हो रहा है ड्यूरिंग ट्रांजिट, जो गुड्स का ओनर है वही ये गुड्स को बेयर करेगा, उसके लॉस को बेयर करेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अगर आप गुड्स को रिटेन करते हो और सेलर को बताते हो दैट यू आर इंटरेस्टेड टू कीप द गुड्स, या तो आपने ऐसी कोई एक्ट की है गुड्स के साथ जो ये बताती है कि आपने ओनरशिप एक्सेप्ट कर दिया है, या तो रीजनेबल समय हो चुका है फिर भी आपने गुड्स को रिटर्न नहीं किया है, तो माना जाएगा आपने गुड्स की ओनरशिप एक्सेप्ट कर ली है। यस और नो गाइस? सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3। एक लास्ट यूनिट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का, यूनिट नंबर 4, विच इज रिलेटिंग टू एन अनपेड सेलर। हु इज एन अनपेड सेलर? जिसको पूरा प्राइस गुड्स का नहीं मिला है। कैश सेल था, गुड्स बेच दिए बट पैसा नहीं मिला। क्रेडिट सेल था, क्रेडिट सेल, क्रेडिट पीरियड खत्म हो चुका है बट अभी तक आपको गुड्स का पेमेंट नहीं मिला है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि चेक्स डिसऑनर हो गए हैं, या तो आपको मिला है सिर्फ और सिर्फ पार्ट पेमेंट, तो अब आपको क्या माना जाएगा? अनपेड सेलर। सबसे पहला अधिकार अनपेड सेलर का गुड्स के अगेंस्ट होता है, जस्ट इन रेम। और क्या अगले पर्सन की तरफ भी होता है? जस्ट इन पर्सोनेम। 3 राइट्स बताओ जस्ट इन रेम। लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट टू रीसेल। कौन से बताओ तो? लीन का क्या मतलब होता है? यस, आप गुड्स के पोजीशन को अपने पास रख रहे हो। कब तक रखने वाले हो गुड्स के पोजीशन को? जब तक आपको गुड्स का पेमेंट नहीं मिलता। उसके लिए क्या पोजीशन होना जरूरी है? अगर आपके पास गुड्स का पोजेशन नहीं है, क्या आप लीन एक्सरसाइज कर पाओगे? सो लीन में बेसिकली आप क्या करते हो? यू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स टिल द टाइम अ डेट ड्यू हैज बीन पेड। और स्टॉपेज इन ट्रांजिट में यू रीगेन द पोजेशन इन द गुड्स, यू रीगेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। जैसे ही लीन खत्म होता है क्या स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू हो जाता है? बट स्टॉपेज इन ट्रांजिट तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है जब हमारा बायर इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है। लीन इंसॉल्वेंसी के वक्त एक्सरसाइज नहीं की जा सकती है। बेसिकली स्टॉपेज इन ट्रांजिट में गुड्स ऑलरेडी हमने ट्रांसपोर्टर को दे दिए हैं, बट हमने ट्रांसपोर्टर को देने के बाद बट बायर तक पहुंचने के पहले हमें पता चल जाता है कि बायर बन चुका है इंसॉल्वेंट, तो इसलिए हम गुड्स को वापस से अपने पास डिमांड कर रहे हैं। इसको कहते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अगर गुड्स ऑलरेडी बायर तक पहुंच गए हैं तो आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या ट्रांसपोर्टिंग कंपनी बायर की एजेंट है तब भी आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और राइट ऑफ रीसेल, जब गुड्स पेरिशेबल है, अपना कंटेंट लूज कर रहे हैं, तो आप गुड्स को बेच सकते हो। इनफैक्ट
अगर बहुत बार वॉर्न करने के बावजूद बायर ने गुड्स का पेमेंट नहीं दिया, आप एक आखिरी नोटिस उसको लिखोगे कि हे भाई देख ले, इस समय तक अगर आपने पेमेंट नहीं दिया आई विल सेल द गुड्स। उस समय तक अब आप वेट करोगे, उस समय तक अगर उसने पेमेंट दे दिया क्या बात है, बट अगर उसने पेमेंट नहीं दिया नाउ यू विल बी एबल टू रीसेल द गुड्स। अब देखो, अगर आपने नोटिस दिए सरप्लस आप अपने पास रख सकते हो। इनफैक्ट अगर कुछ डेफिसिट है तो ये डेफिसिट आप बायर से मांग सकते हो। बट अगर आपने नोटिस नहीं दी है, आपको सरप्लस लौटाना पड़ेगा और आप डेफिसिट मांग नहीं सकते। यस और नो गाइस? जैसे सेलर के पास, अनपेड सेलर के पास गुड्स के अगेंस्ट राइट्स होते हैं, किसके अगेंस्ट? वैसे ही अनपेड सेलर के पास बायर के अगेंस्ट भी कुछ राइट्स होते हैं। जैसे अनपेड सेलर के पास गुड्स के अगेंस्ट राइट होते हैं, वैसे ही उसके पास कुछ राइट्स बायर के अगेंस्ट भी होते हैं। कौन से राइट्स होते हैं? You can file a case against the buyer for the price of the goods. You can also demand the damages. आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हो बिफोर द ड्यू डेट, जिसको कहते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच होने के वजह से हमने दूसरी पार्टी को स्यू किया है। वी डिड नॉट वेट द एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस। और अगर बायर ने कुछ करने के लिए मना किया था और वही चीज वो कर रहा है, यू कैन ऑल्सो सो सॉरी लास्ट पॉइंट कहता है यू कैन ऑल्सो फाइल अ केस फॉर इंटरेस्ट। लेट पेमेंट के वजह से जो आपको पैसे लेट मिले, इंटरेस्ट लॉस हुआ है, वो इंटरेस्ट आप डिमांड कर सकते हो। बट इसके लिए स्पेसिफिक पावर आपके कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है। बता तो जस्ट इन पर्सोनम 4 राइट्स कौन से अगेंस्ट द बायर स्यू कर सकते हो? और क्या हो सकता है? डैमेजेस, कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट करना बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस, एंड यू कैन ऑल्सो फाइल अ केस फॉर रिसीविंग द इंटरेस्ट। यस और नो गाइस? जैसे हमारे अनपेड सेलर के पास बायर के अगेंस्ट राइट होते हैं, क्या हमारे बायर के पास भी सेलर के अगेंस्ट राइट है? 1, he can sue for damages. 2, he can sue for specific performance. 3, sue for breach of warranty. And ड्यू डेट के पहले अगर दूसरी पार्टी ने परफॉर्म करने से मना कर दिया, हम लोग एंटिसिपेटरी ब्रीच को एक्चुअल ब्रीच ट्रीट कर सकते हैं और इमीडिएट बेसिस पे डैमेजेस डिमांड कर सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट है सूट फॉर इंटरेस्ट। सो ये वो सारे राइट्स है जो हमारे बायर के पास होते हैं अगेंस्ट द सेलर, अगर सेलर कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता है। टैक्स या ड्यूटीज के रेट में अगर कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, परफॉर्मेंस के डेट पे जो रेट है उसी के हिसाब से टैक्सेस को दिया जाएगा। यस और नो गाइस? सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेंगे and then we will start with the Partnership Act. यही है वो लैंग्वेज जिसमें आपको आपका पेपर लिखना है।
चेक। चलो वर्चुअल स्टूडेंट्स आ जाइए। पार्टनरशिप एक्ट कौन से साल में पास हुई है? 1932। एक बार वर्चुअल स्टूडेंट्स का चेक कर लेती हूँ। हवाई, वाह, क्या चलेगा चलेगा। पढ़ाई करो अभी, पढ़ाई। ये गाना नहीं पता था आप लोगों को? तब पुराना गाना है, मतलब मेरे बचपन का गाना है वो। चलो, बट क्लासिक सॉन्ग है वो। चलो, लेक्चर के बाद आपको जो गाने देखने आप देख सकते हो, ठीक है? चलो आ जाइए। क्या हुआ? What do you mean by partnership? क्या आप लोग पार्टनरशिप की डेफिनेशन बोल सकते हो? Partnership is a relationship between persons who have agreed to share the profits of the business which will be carried on by all or any one of them acting for all. तो इसी पार्टनरशिप के कुछ एलिमेंट्स हैं। पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आप लोग जवाब देना। सबसे पहली बात तो कोई भी पार्टनरशिप बनने के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। 1 person cannot create a partnership with himself. कम से कम 2 लोग लगते हैं। बट सवाल ये उठता है कितने लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टनर बन सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में? हाँ, तो ये सवाल का जवाब पार्टनरशिप एक्ट में नहीं मिला है, ये मिला है अंडर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जहां पे लिखा गया है 50 से ज्यादा लोग कोई भी एसोसिएशन में नहीं हो सकते हैं। तो दोनों एक्ट को मद्देनजर रखते हुए हम ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं, पार्टनरशिप बनने के लिए कम से कम लगते हैं 2 लोग और ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं 50 लोग। पार्टनरशिप क्रिएट होती है ओनली थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो यू कैन नॉट गेट पार्टनरशिप थ्रू सम स्टेटस और थ्रू योर बर्थ, जैसे HUF के केस में होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, he becomes a co-partner in the Hindu undivided family, but that is not the case of a partnership. पार्टनरशिप बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है। ऑफ कोर्स यस, आप लोग जानते हो अब कॉन्ट्रैक्ट ओरली भी बन सकता है, इन राइटिंग भी बन सकता है, कभी कभार इंप्लाइड मैनर में भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, बट यस कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन अग्रीमेंट, वो और बात है, but even if orally you entered into a contract it is allowed, but contract का होना जरूरी है। यही 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर करने वाले हैं बिजनेस। क्या करने वाले? एंड बिजनेस इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड टू इंक्लूड ट्रेड, प्रोफेशन एंड ऑल्सो एंड ऑक्यूपेशन। तो कल जाके CA बनने के बाद आप कुछ आपके दोस्त CAs, CS, लॉयर्स खोल सकते हैं पार्टनरशिप फर्म। बिजनेस इतना बड़ा ब्रॉड वर्ड है दैट इट कैन ऑल्सो इंक्लूड गिविंग प्रोफेशनल सर्विसेज। बिजनेस करना मतलब हमेशा कुछ दुकान डालना जरूरी नहीं है। यस और नो गाइज? और यही बिजनेस करने के बाद आपका इंटेंशन है प्रॉफिट कमाना और यस आपस में प्रॉफिट शेयर करना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स इज वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। हो सकता है कोई पार्टनर लॉस को बेयर करे या ना करे, बट प्रॉफिट शेयर करना is the essential element. Yes or no guys? And last, the cardinal principle of partnership is that this partnership, yes, has mutual agency wherein business can be carried on by all or any one of them acting for all.
तो कभी आप प्रिंसिपल रहते हो, तो कभी तो भी आप एजेंट रहते हो, तो कभी दूसरों की बाइंडिंग, दूसरों की एक्ट्स आपके ऊपर बाइंडिंग होती है, तो कभी आपकी की गई एक्ट दूसरों के ऊपर बाइंडिंग होती है. उसी को कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी. सो दीज वर द 5 एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप. नेक्स्ट, कोई अगर आपको पूछे कि ये लोग जो है, ये लोगों के बीच का रिश्ता पार्टनरशिप है या नहीं है, सो आपको इनको पूछने होंगे 3 सवाल. द टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप आर द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस. सबसे पहला, क्या उन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है. Your partnership cannot be created by your birth or by your status or by operation of law. No, it cannot happen. A partnership compulsorily has to be created through a contract. सेकेंड सवाल आप पूछोगे, क्या ये सारे लोग बिजनेस करके प्रॉफिट बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आपस में? इस सवाल का भी जवाब आना चाहिए यस. इस सवाल का भी जवाब क्या आना चाहिए? यस. देखो, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग कोई बिजनेस के को ओनर्स हैं और प्रॉपर्टी को रेंट पे देके रेंट आपस में शेयर कर रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज दे आर शेयरिंग द रेंट विल नॉट ऑलवेज मीन दैट दे आर पार्टनर्स. उनको बिजनेस करना जरूरी है और ये बिजनेस करके जो प्रॉफिट आता है उसको शेयर करना जरूरी है. और ये रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट, थ्रू अ, and of course there should be the existence of mutual agency, because mutual agency is the cardinal principle of partnership law, जहाँ पे each partner is carrying on the business as a principal as well as an agent. So the act of one partner will become binding on all other partners. Yes or no guys? क्या आप लोग मुझे डिफरेंशिएशन बता सकते हो बिटवीन अ कंपनी एंड अ पार्टनरशिप फर्म? मैं आपको सवाल पूछूंगी, आपको मुझे जवाब देना है. ओके? डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी कहां पे होती है? वेरी गुड, कंपनी में. कहां नहीं होती है? म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल कहां होता है? कहां नहीं होता है? कहां पे लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है? तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कंपनी. पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर्स और मैक्सिमम, और कंपनी में डिपेंड करता है आपकी कंपनी कैसी है. ओपीसी में मिनिमम, मैक्सिमम, प्राइवेट कंपनी मिनिमम, मैक्सिमम, एंड पब्लिक कंपनी मिनिमम एंड मैक्सिमम पे तो कोई लिमिट ही नहीं है. हाँ या ना? पार्टनरशिप में क्या पार्टनर्स ही ओनर और क्या पार्टनर्स ही मैनेजर होते हैं? कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी अलग, ओनर अलग मतलब शेयर होल्डर्स, और कंपनी अलग, मैनेजर्स अलग जो होते हैं कंपनी के डायरेक्टर्स. हाँ या ना? अगर मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी. बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है. किसी पार्टनर के डेथ, इंसॉल्वेंसी या इंसैनिटी से फर्म का एग्जिस्टेंस अफेक्ट हो सकता है. हाँ या ना? हमारे पार्टनरशिप के कुछ काइंड्स होते हैं. 1, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन. डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन, partnership can either be a partnership at will or it could be a partnership for a fixed period. At will मतलब कोई भी पीरियड फिक्स नहीं हुआ है. जब तक हमारी इच्छा है तब तक हम ये पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे. जब तक हमारी इच्छा है तब तक हम ये पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे. जब इच्छा नहीं रहेगी, नोटिस देके हम पार्टनरशिप को बंद कर देंगे. हाँ, बट अगर आपकी पार्टनरशिप फिक्स पीरियड के लिए है, जैसे ही वो समय खत्म हो जाता है, हमने 3 महीने के लिए मैंगोज में ट्रेड करने के लिए डील किया था, मार्च अप्रैल में, जैसे ही मई खत्म हो जाएगा क्या हमारी पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी? सो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एज सून एज द पीरियड दैट वाज फिक्स्ड कम्स टू एन एंड.
And with regard to the extent of the business, a partnership can either be a general partnership or it can be a particular partnership. सिंगल एडवेंचर के लिए अगर आपने पार्टनरशिप को खोला है, दैट इज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप. और जनरल पार्टनरशिप में क्या होता है, यू आर बेसिकली डूइंग बिजनेस इन जनरल, दैट इज अ जनरल पार्टनरशिप. अगर आपका पार्टनरशिप का अग्रीमेंट राइटिंग में है, राइटिंग में, उसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड. क्या बोलते बोले तो पार्टनरशिप डीड. क्या अग्रीमेंट राइटिंग में होना जरूरी है? नो. क्या आपका अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है? तो ये जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें क्या सारी चीजें लिखी होती है, आप लोग मुझे बताओ. चलो वर्चुअल स्टूडेंट्स, आपने भी जवाब देना है. फर्म का नाम, पार्टनर का नाम, फर्म का एड्रेस, पार्टनर्स का एड्रेस, ड्यूरेशन पीएसआर, नेचर ऑफ बिजनेस कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, गुडविल हो गया ना. पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, गुडविल कैलकुलेशन, आर्बिट्रेशन, इन्हीं चीजों के बारे में लिखा जाता है इन द पार्टनरशिप डीड. Types of partners. Let's check it out. The types of partners. Partners के कौन से टाइप्स है? सबसे फर्स्ट इज एन एक्टिव पार्टनर. कौन सा टाइप है बोला तो? ऐसा कोई पार्टनर हु टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट, एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप इज नोन एज एन एक्टिव पार्टनर. इनफैक्ट एक्टिव पार्टनर अगर फर्म से रिटायर होना चाहता है उसको देना होता है पब्लिक नोटिस. अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, ही विल कंटिन्यू टू रिमेन लायबल. वापस से बताओ, हु इज एन एक्टिव पार्टनर? ऐसा कोई पार्टनर हु टेक्स एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज एन एक्टिव पार्टनर. जब रिटायर होता है क्या उसको देना पड़ता है पब्लिक नोटिस. इसी का ऑपोजिट डॉर्मेंट पार्टनर, जिसको हम कभी कभार कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर. ही डज नॉट टेक पार्ट in the management of the partnership firm is known as a sleeping partner. Sleeping partner, however, he will get the profit and he will bear the losses. Sleeping partner जब firm से retire होता है, क्या उसको public notice देने की ज़रूरत है? He need not give a public notice. Nominal partner एक ऐसा partner होता है जो अपना नाम lend करता है firm को. क्या करता है? नाम लेंड करता है फर्म को विदाउट नॉट इवन एक्चुअली हैविंग रियल इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. ही इज नॉट इवन एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स. ही डज नॉट इवन टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. हाउएवर, क्योंकि वो पार्टनर है, फर्म के एक्ट्स के लिए वो लायबल रहेगा. हाँ या ना? पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली. ऐसा कोई पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहा है, लॉसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इज नोन एज अ पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली. जो पार्टनर नए आ रहे हैं, इनकमिंग पार्टनर. जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फर्म को छोड़ के जा रहे हैं, आउट गोइंग पार्टनर्स. एंड अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. So when a person holds himself out as a partner, then later on he will be stopped from denying the fact that he is not a partner. अब उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि वो फर्म का पार्टनर है. ऐसे पार्टनर को कहते हैं एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. एज अ पार्टनर बाय. वापस से मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय अ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप की डेफिनेशन बताओ विदाउट लुकिंग इनटू योर बुक्स. कम ऑन. When two or more persons, क्या? When two or more persons enter into a contract to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all, it is known as a पार्टनरशिप के बताओ आप असेंशियल एलिमेंट्स बोलो.
एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, अग्रीमेंट होना जरूरी है, बिजनेस करना जरूर, बिजनेस करके प्रॉफिट शेयर करना एंड म्यूचुअल एड। कल जाके आप और मैं आपस में डिसाइड करते हैं हम लोग कुछ पैसों से कपड़े खरीदेंगे, कुछ खाने पीने का सामान खरीदेंगे, और यूक्रेन और रशिया की वॉर में जो यूक्रेन के सिटीजन्स है, लोकल सिटीजन्स जो अफेक्ट हुए, उनको हम ये कपड़े और खाने पीने का सामान देंगे। क्या हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर किए ऐसे कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे बीच में बिजनेस नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? सो व्हाट आर वी डूइंग? सोशल एक्टिविटीज। हाँ है ना? कल जाके हमने ये क्लासरूम मिलकर खरीद ली, को हम लोग जॉइंट ओनर्स बन गए। फिर क्लासरूम को रेंट दे दिया, मतलब क्लासरूम को हमने रेंट पे दे दिया और रेंट आपस में 50-50% डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्या हम लोग पार्टनर्स हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एक इवेंट में ये क्लासरूम को खरीद के रेंट पे दिया है। हमारा बिजनेस नहीं है कि मिलके प्रॉपर्टी को लेके रेंट पे देना है। वी विल बी कॉल्ड एज द को ओनर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी। हाँ, क्या आप लोग मुझे डिफरेंशिएशन बता सकते हो बिटवीन अ पार्टनरशिप एंड एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? पार्टनरशिप कैसे बनता है? बाय अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट। एचयूएफ कैसे बनता है? स्टेटस, जैसे बच्चा पैदा होता है एचयूएफ का मेंबर बन जाता है। क्या पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पे लिमिट है? एचयूएफ में ऐसा कुछ लिमिट है? अरे बोलो ना। सारे पार्टनर्स क्या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बट एचयूएफ में सबसे पहला अधिकार मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का वो है कर्ता। पार्टनरशिप में क्या सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है? बट एचयूएफ में कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप फर्म में ऑल द पार्टनर्स हैव द राइट टू आस्क फॉर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पार्टनर्स को ये अधिकार, मतलब को पार्टनर्स को ये अधिकार नहीं मिलता। कैन अ माइनर बी अ मेंबर ऑफ एन एचयूएफ? अरे मैं तो कह रही हूँ बच्चा पैदा होते से ही मेंबर बन जाता है। बट यू कैन नॉट क्रिएट a partnership with a minor. Of course, yes, later on minor can be, yes, added in an existing partnership firm but only for benefits. But आप minor के साथ partnership firm को create नहीं कर सकते। हाँ या ना? पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का पीएसआर डिफाइंड रहता है, बट एचयूएफ में कोई मेंबर आता है, कोई मेंबर जाता है। जैसे किसी की शादी हो गई, कोई बच्चा पैदा हुआ, किसी की डेथ हो गई, तो वो शेयरिंग भी चेंज होते रहता है। यस और नो गाइस? सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। यूनिट नंबर 2 काफी बड़ा है, तो यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सी यू टुमारो। बाय बाय। क्या हुआ? क्या बोला? कल का टाइमिंग 2:45। क्या क्या?